ओके, मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन अपना। सर शुरू करें मुनीष सर प्लीज। हाँ हाँ, तो म्यूट कर दीजिए, अभी काफी बैकग्राउंड में आ रहा था कुछ मुझे ऑडियो। ओके, स्क्रीन शेयर हो गया है ना? अभी स्लाइड शो हो रहा है सभी को? नो, यस नहीं हुआ? यस और नो? हो हो गया। हो गया यस यस हो रहा है सर, हो रहा है। स्लाइड शो हो रहा ठीक है, तो NFP 704 लेबल के अंदर हमारे अलग अलग कलर के बॉक्सेस से अलग अलग तरीके के हैजार्ड की इंफॉर्मेशन मिलती है। पिक्टोग्राम में हम केवल एक ही कन्वे कर सकते हैं उसका ब्रॉड लेवल का कैटेगरी ऑफ हैजार्ड क्या है, लेकिन यहाँ से हम फायर हैजार्ड की डिटेल्स, रेड कलर से हेल्थ हैजार्ड की डिटेल्स, ब्लू कलर से कोई स्पेसिफिक हैजार्ड है अदर देन फायर, हेल्थ और स्टेबिलिटी रिलेटेड, तो वो हम व्हाइट कलर में शो कर सकते हैं। तो ऐसा लेबलिंग जो होता है वो सिग्निफाई करता है, इनके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं, रेड, येलो और ब्लू के अंदर नंबर्स होंगे और व्हाइट के अंदर ये स्पेसिफिक वो अल्फाबेट्स होंगे, जैसे OXY लिखा है तो बंद कर दो दीप्ति। ऑक्सीडाइजर, एसिड लिखा है तो यानी कि वो एसिडिक केमिकल है, ALK लिखा है तो एल्कली केमिकल को शो है, तो COR आप देख सकते हैं। यूज नो वाटर मतलब वो वाटर रिएक्टिव केमिकल है, W क्रॉस करके अगर उस पर ज्यादा डिस्प्ले। दाने पूरे ये तो लेजर के हैं। अच्छा ठीक हो जाएंगे। और उसमें 72 म्यूट घंटे कर में। लीजिए, आई थिंक किसी ने और ये म्यूट जो नहीं सुबह किया की है, पानी लागण तो है ये। किसी का सिस्टम म्यूट नहीं है। देख ओके, जा जाओ। पहले तो महेंद्र कौन जी उठी था? आपकी तरफ से आवाज आ रही है, महेंद्र जी, मोहित जी। क्या नहीं आती है? मोहित, हाँ तो मैं आती है। मैं कर सकता हूँ क्या यहाँ से म्यूट? सर आप होस्ट हैं, आप म्यूट कर दीजिए इन लोगों को। ओके ठीक है। ओके, तो ब्लू कलर में 0 1 2 3 4, मतलब 0 का मतलब क्या है कि सबसे लोएस्ट लेवल का, यानी कि कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा उससे। 1 का मतलब है स्लाइटली हैजार्डस टू हेल्थ हो सकता है, यानी कि हर एक बॉक्स के अंदर 0 1 2 3 4 का रेलेवेंस क्या है, 0 मिनिमम इम्पैक्टेड होगा और 4 मतलब हाईएस्ट उसका हैजार्ड है। जैसे फायर के केस में 0 का मतलब बर्निंग नहीं होगा, उससे कोई फ्लेमेबल केमिकल नहीं है वो, और 4 का मतलब उसका फ्लैश पॉइंट बिलो 73 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और 3 का मतलब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे है उसका, ये मैक्सिमम उसमें लिखा है। और 2 का मतलब क्या है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से उसका फ्लैश पॉइंट कम है। और ऐसे ही इंस्टेबिलिटी के हैजार्ड में अनस्टेबल इफ हीटेड, 0 मतलब स्टेबल केमिकल है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ ये किस तरीके से होता है। NFP 704 की लेबलिंग। अब जैसे आप देख सकते हैं इसमें एसीटोन का एग्जांपल से हम समझते हैं। स्पेसिफिक हैजार्ड क्या है इसका, व्हाइट कलर के अंदर कुछ नहीं लिखा तो कोई स्पेसिफिक हैजार्ड नहीं है। अगर रेड कलर में 3 लिखा है तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखिए इसको रिलेट करके, रेड कलर में 3 क्या है, बिलो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका फ्लैश पॉइंट है एसीटोन का। और 0 लिखा है येलो में तो इसका मतलब वो बिल्कुल स्टेबल केमिकल है, कोई इंस्टेबिलिटी हैजार्ड है ही नहीं। ब्लू में अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि स्लाइटली हैजार्डस टू हेल्थ है वो। 0 लिखा होता तो वो नॉर्मल मटेरियल होता है, यानी कि उसका हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता। तो ये है हमारा NFPA 704 लेबलिंग। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसके बारे में आप ट्राई करो एक बार कि ये जो लिखा है 130 और कोर, इसका क्या मतलब है इस केमिकल लेबलिंग का, आप ट्राई करो एक बार, जो मैंने अभी बताया उससे रिलेटेड कोई भी एक ट्राई करके देखो। कोर से कोरसिव है बहुत ज्यादा, और 0 ठीक है, से मतलब जी, और उसका 1 का भी स्टेबिलिटी बिल्कुल स्टेबल केमिकल है ये। हाँ, हाँ 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 1 फ्लेमेबिलिटी कितना है उसका, सर 200 से ज्यादा है।
हाँ, फ्लेमेबिलिटी Less- यानी कि उसका जो फ्लैश पॉइंट है अबाउट 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट से ज्यादा है। हाँ, ठीक है। और 3 मतलब लीस्ट उसका लीस्ट फायर हो सकती है इससे, इसलिए 1 है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। और 3 मतलब हेल्थ हैजार्ड इस केमिकल के ज्यादा है। ज्यादा। हाँ। यस, और हेल्थ वो क्या हैजार्ड क्या हाँ, क्या एक्सट्रीमली डेंजर बोल सकते हैं उसको। 3 का डेफिनेशन है एक्सट्रीमली डेंजर, 4 इज डेडली। तो अक्सर आपने ना ये जो NFPA 704 की लेबलिंग है, कुछ ऐसे कंटेनर्स मैंने खुद देखे हैं। अब रोड पे भी कई बार केमिकल्स ट्रेवल होते हैं, तो वहां पे इस तरीके की लेबलिंग यूज होती है, GHS पिक्टोग्राम प्लस NFPA 704 के लेबल्स। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं ट्राई करने के लिए। अब एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस डाले थे, आप बता सकते हैं कि ये पिक्टोग्राम किस चीज का है। Health hazard. करेक्ट करेक्ट। दूसरा ये लेबल किस चीज का है पिक्टोग्राम। Inflammable. फ्लेमेबल केमिकल। कौन सा है? नहीं, ये ऑक्सीडाइजिंग है, टॉक्सिक टॉक्सिक। यस, हाँ, टॉक्सिक। ये ऑक्सीडाइजिंग है। ऑक्सीडाइजिंग केमिकल। ओ के ऊपर फायर आ गया तो ऑक्सीडाइजिंग, सिंपल। ये इन्वायरमेंटली सेंसिटिव केमिकल है। कोरोसिव केमिकल हो गया। तो आपको GHS लेबलिंग क्लियर हो गई अब सर। Compressed. Explosive. फिर कुछ और कॉन्सेप्ट है जो हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, बट उसका डिटेल इसमें है। अब इसको हम थोड़ा सा स्पीड पे आगे बढ़ाते हैं। ये लीथल डोज और लीथल सर ये कंसंट्रेशन। बताओ मुनीष सर, ये प्लीज बताओ, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर दो प्लीज। हाँ, इसको मैं 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। LD50 और LC50 बिल्कुल सिंपल है। टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, हर एक केमिकल का ना एक्सपोजर देखते हैं एनिमल्स के ऊपर। एक टेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स बनाया जाता है और उस टेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स पे उनको एक्सपोजर दिया जाता है केमिकल का। ठीक है। LD50 का मतलब वो ये ऐसी डोज है जिस क्वांटिटी ऑफ डोज पे वो एनिमल का जो ग्रुप है 50% की डेथ हो जाती है। जैसे उन्होंने ग्रुप में ये 100 केमिकल्स। मेनली मुनीष सर ये गिनी पिग्स और रैट्स पे दिया जाता है ना। देखो वो जो है अलग अलग तरीके के केमिकल्स के अकॉर्डिंग होता है। ये टॉक्सिकोलॉजिकल की डिटेल मेरे को उतनी क्लियर नहीं है कि किस पे होता है वो, बट टेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं वो। और ठीक है। उस पे ये एक्सपेरिमेंट करके फिर इन डोजेस को डिफाइन किया जाता है। केमिकल की बात कर रहे हैं, लेकिन LC50 का मतलब है हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। और LC50 अक्सर जो है वाटर रिलेटेड कंसंट्रेशन में काउंट होता है, कि वाटर के अंदर वो केमिकल अगर जाएगा, कंसंट्रेशन की बात यहाँ पे वाटर से रिलेटेड ज्यादा आ जाता है, कि इतना केमिकल का कंसंट्रेशन अगर पानी में है तो वो 50% डेथ हो सकती है अगर ये कंसंट्रेशन उसमें उनको एक्सपोजर दे दिया जाए तो ये भी एक तरीके से एक्सपोजर वैल्यू ही है, लेकिन ये टेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के रिलेशन में दी जाती है, LD50 और LC50। So LC50 is concentration और LD50 is dose quantity। LD50 का लिमिट है हमारा मिलीग्राम पर केजी ऑफ टेस्ट पॉपुलेशन और LC50 का लिमिट है पार्ट्स पर मिलियन। ये एक्सपोजर वैल्यू ये सब हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। LD50 और LC50 में डिफरेंस, हाँ इसका आप देख सकते हैं, ppm है LC50 का और मिलीग्राम ऑफ सब्सटेंस पर किलोग्राम ऑफ पॉपुलेशन LD50 का है। बस जनरल इंफॉर्मेशन है। केमिकल सेफ्टी रिलेटेड लॉज की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो मैन्युफैक्चरर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स डिस्कस किया था हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में, धीरेन्द्र जी ने बताया था। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड रूल्स हैं, 2000 के अंदर ये पब्लिश हुए थे। MSIHC की कुछ डिटेल्स हैं, इसके अंदर शेड्यूल्स हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, वही सब इंफॉर्मेशन है। फिर ODC का क्या है, क्यों इसमें क्या क्या बैन हुए थे। मोस्ट ऑफ ODCs आर बैन और इनको फेज वाइज मैनर में बैन किया है। हैजार्डस सब्सटेंसेस पैकेजिंग एंड लेबलिंग से रिलेटेड हैं कुछ रूल्स, ड्राफ्ट पब्लिश हुए थे। इवन इंडिया के अंदर एक केमिकल से रिलेटेड कुछ
स्टैंडर्ड भी पब्लिश हुआ है, ड्राफ्ट केमिकल मैनेजमेंट एंड सेफ्टी रूल्स भी हैं। तो ये रूल्स का कुछ हाइलाइट्स इसमें डाला हुआ है, इसको मैंने जल्दी बता दिया है, बट क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट फेजेस में है और इफेक्टिव नहीं है, तो जस्ट फॉर अपडेट आई हैव कवर्ड दिस। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन केमिकल सेफ्टी। अभी कुछ एडिशन है आपका? कुछ 5 मिनट है हमारे पास अभी भी, वी कैन डिस्कस दिस। सर मेरा एक मैं सवाल- सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज की क्लास इतनी अल्टीमेट है कि आपने सबको रटा दिया हम लोगों की कौन सा क्या है। तो अल्टीमेट थिंग इज दैट ऑफ दिस क्लास। मतलब समझा नहीं मैं। आपने सबको हम लोगों को रटा दिया पिक्टोरियल डायग्राम से कि ये है, ये है, ये है। हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। हाँ, वो वैसे ही है भी सिंपल चीजें, जब तक हम देखते नहीं है ना हमें लगता है पता नहीं क्या होगा, लेकिन सर वो मेरे लिए चीजें बहुत सिंपल ही हैं। बहुत मैं आपको बोल रहा था ना, बहुत टफ, मैं समझ नहीं पाता था ऐसा क्यों है, कहाँ है, क्यों है, परेशान हो जाता था। थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। और ठीक है, पिक्टोग्राम कोई और आज समझ में क्वेश्चन? आ गए सर, हाँ जी, पिक्टोग्राम आज समझ में आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिक्टोग्राम क्लियर हो गए हैं। पिक्टोग्राम भी क्लियर हो गए और NFPA 704 की जो लेबलिंग है वो भी आपको अभी क्लियर हो गई होगी। हाँ 0, 1, 2, 4 का क्या कोडिंग रेलेवेंस है। और मैं कह रहा हूँ अगर कुछ भी याद नहीं रहता है ना, 0 का मतलब बिल्कुल लोएस्ट हैजार्ड है, 4 का मतलब हाईएस्ट हैजार्ड है, ब्लू मतलब हेल्थ, रेड मतलब फ्लेमेबल, और येलो मतलब रिएक्टिविटी की हम स्टेबिलिटी की बात करें, व्हाइट मतलब कोई स्पेसिफिक हैजार्ड वहां पे आना चाहिए, बस इतना ही है। हमें नहीं याद रहता 3 में कितना फ्लैश पॉइंट है, 4 में कितना है, लेकिन जैसे ही हम 4 देखेंगे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि हाईली फ्लेमेबल केमिकल है। 0 देखेंगे मतलब कुछ नहीं है, उसमें कोई फ्लेमेबिलिटी हैजार्ड नहीं है। तो मतलब वो क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको लेबलिंग से रिलेटेड। यस यस। ठीक ये है। जो HMIS लेबलिंग और ये जो ये था, दोनों में कोई डिफरेंस है या सेम है? कौन सी GHS लेबलिंग और NFPA 704 के अंदर डिफरेंस? हाँ, कंट्रीज का डिफरेंस है। देखो GHS लेबलिंग पिक्टोग्राम्स, वैसे तो बहुत सारी और डिटेल है लेकिन हमने पिक्टोग्राम ही कवर किए हैं। इंटरनेशनली दोनों ही हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। GHS जो है एक तरीके से UN ने दिया है हमें, और NFPA जो है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जो कि US की ही एजेंसी है, वहां से निकल के आया है। तो ओरिजिन का डिफरेंस है, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी इनकी अभी वर्ल्ड वाइड है। इंटरनेशनल केमिकल्स की जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो दोनों का ही यूज होता है। नहीं मुनीष सर, इनका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था एक्चुअली, मेरे को जो समझ में आया हाँ। ये HMIS और GHS लेबलिंग में डिफरेंस समझना चाह रहे हैं एक्चुअली। अच्छा नहीं, ओके, जैसे तो वो आप रिस्पॉन्स हम कीजिए। तो वो आप में से कोई और रिस्पॉन्स करो, अमित जी बताओ क्या है डिफरेंस दोनों में? नहीं, ओरिजिन का ही डिफरेंस होगा मेरे assumption में। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे NFPA में हमने मार्किंग कर दी 0 to 4 वैल्यू में, ठीक है, किसी भी केमिकल पे, तो जो HMIS लेबलिंग करते हैं सेम मटेरियल के लिए, वो सेम होता है या डिफरेंट होता है? HMIS लेबलिंग और NFPA के अंदर देखो पता है क्या? सेम होता है सर। NFPA और HMIS जो लेबलिंग है ना, HMIS हम बोलते हैं हैजार्डस मटेरियल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, एंड NFPA इज नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन 704E। तो जो इनका वाइट सेक्शन रहता है वो हमेशा रिलेट करता है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव से। जो HMIS में बात करें, इनका हेल्थ हैजार्ड में रहता है एक्यूट और क्रोनिक हेल्थ हैजार्ड्स के बारे में, और जो लेबलिंग रहती है वो टारगेट ऑडियंस पे रहती है, और जो बात हम करते हैं इनकी लेबल शेपिंग की, वो डायमंड शेप में ही होता है, सेम होता है। बहुत ही माइनर इम्पैक्ट, मतलब माइनर चेंजेस है दोनों में। ये एज पर कंट्री के हिसाब से थोड़ा माइनर चेंजेस है। अगर हम इसको गूगल पे भी जाके चेक करेंगे तो हमें बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि NFPA और HMIS में क्या डिफरेंस है एक्चुअली। देखो लॉजिक में बता देता हूँ क्या है। हर एक कंट्री के ना अपने लेबलिंग स्टैंडर्ड हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, जब पहले GHS नहीं था तो हर एक कंट्री के अपने अपने तरीकों से वो लेबलिंग कर लेते थे, और उससे जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती थी ना तब प्रॉब्लम आती थी। तो उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए ही कुछ ऐसे वो बना दिए गए जो कि ग्लोबली फॉलो होते हैं।
अब अगर वर्ल्ड वाइड HMIS को भी देखेंगे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है वो GHS को ही हम फॉलो करते हैं, ग्लोबल हार्मोनाइजेशन सिस्टम, इसीलिए इसको ग्लोबल हार्मोनाइजेशन सिस्टम के बारे में बोला जाता है। हार्मोनाइजेशन मतलब एक तरफ से सभी चीजों को सेम आइडेंटिकल कर दिया गया और इसको हम फॉलो करेंगे तो ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं। HMIS एक कंट्री स्पेसिफिक हो गया। तो अब हम बात अगर हम GHS की करते हैं तो सभी जगह GHS को ही फॉलो किया जाता है, राइट मुनीष जी? yes you are right in that way. तो ऐसे ही हर एक कंट्री के अलग अलग अभी भी हैं, लेकिन वो उनके लिए रेफरेंस पॉइंट वही GHS ही है, चाहे HMIS हो, यानी कि कनाडा की देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की देखेंगे, हर एक की अथॉरिटीज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वो फॉलो GHS को ही करेंगे या NFPA को भी कंसिडर करते हैं। दोनों का यूज होता है। आप देखेंगे कंटेनर्स पे वहां पे नंबरिंग वाले डायमंड लेबल भी होंगे और पिक्टोग्राम भी होंगे। तो मैंने वही दो ओरिजिन कंसिडर किए हैं जो कि सबसे ज्यादा फॉलो होते हैं अक्रॉस द ग्लोब। राइट सर, राइट मनीष जी, बिल्कुल राइट। थैंक यू सर, थैंक यू मनीष जी। अच्छा, मेरा एक सवाल था। मेरा सवाल था कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है और जो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट है उसको मतलब कोई ऐसा केमिकल मैन्युफैक्चर कोई कर रहा है तो वो मेजरमेंट कैसे करते होंगे? मतलब उसको मतलब कोई क्या इक्विपमेंट कोई आता है क्या? हाँ बिल्कुल, इसके लिए इंडस्ट्रियल हाइजीन इंडस्ट्रियल हाइजीन सर्वेज होते हैं और उसमें मॉनिटरिंग होती है केमिकल एक्सपोजर्स की, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस जैसे मैं बात करूं वर्क जोन मॉनिटरिंग के पैरामीटर्स हैं जो कि लैब के थ्रू आप ये टेस्टिंग अपने लोकेशंस पे, वर्क प्लेस पे करा सकते हैं कि आपकी लोकेशन पे अभी कितना एक्सपोजर वैल्यू चल रहा है। और आपने देखा होगा हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, पर्सनल डोजिंग मीटर्स कुछ होते हैं, आई थिंक मैं इसमें ऐड करूंगा। हाँ मैं इसमें ऐड करूंगा इनके क्वेश्चन पे। एक्चुअली क्या होता है कि सपोज दैट एक पर्सन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वर्क कर रहा है, तो वहां पे वो कितना कंसंट्रेट कर रहा है, तो वो डिवाइस लगता है साथ में उसके कॉलर के पास वो अटैच रहता है। वो कितना ब्रीथ लेता है उसी के हिसाब से वो कैलकुलेट करके बताता है कि इतने घंटे वो इस वर्क जोन में काम कर रहा है तो इतना उसने एक्सपोजर लिया है। उससे पता चलता है कि मतलब कितना 4 आवर्स या 8 आवर्स का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो माइक की तरह ही रहता है, कॉलर पे डिवाइस जो लगा रहता है। एक माइक की तरह जो इक्विपमेंट था, हमने अभी जो लैब विजिट किया था उस टाइम हमने वहां पे देखा था, तो वो वहां पे यूज किया जाता है, जो ओम सर ने दिखाया था हमने। राइट डोजीमीटर बोलते हैं शायद कुछ। यस ऐसी है, मुझे उसका एकदम एग्जैक्ट अभी नाम नहीं आ रहा है, बट कैलकुलेशन ऐसी होता है कि वो पर्टिकुलर उस वर्क जोन में उस पर्टिकुलर बंदे के या किसी पर्सन के ऊपर लगा के वो मतलब मेजर करते हैं उस पर्टिकुलर जोन में कि कितना वो एक्सपोजर इंटेल कर रहा है या वो केमिकल का कंसंट्रेशन। वो पर्सनल डोजीमीटर होता है, वो पाउडर के एक्सपोजर को काउंट करने के लिए होता है। और सेम अगर सॉल्वेंट के एक्सपोजर को हमें काउंट करना हो तो उसमें हम VOC मीटर का यूज करते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। जो VOC टेस्टिंग है ना सर, VOC टेस्टिंग है जो, वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पे केमिकल यूज हो रहा है। VOC टेस्टिंग हमें ये बता देते हैं कि किस केमिकल की किस एनवायरनमेंट के अंदर कितनी प्रेजेंस है और हमें क्या करेक्टिव एक्शन लेना उस प्रेजेंस को खत्म करने के लिए। जैसे डक्ट सिस्टम लग जाता है, लैब ये फ्यूम हुड सिस्टम लग जाता है, उसके जो एक्सट्रैक्ट है उसको बाहर निकालने के लिए, एग्जॉस्ट करने के लिए। तो VOC टेस्टिंग करवाना भी जरूरी है जहाँ पे केमिकल प्रोन एरिया है। ठीक है, मेरा धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरा एक अंतिम और आखिरी सवाल वो ये है कि जो ये MSDS शीट है, जो 16 पॉइंट्स वाली शीट है, अब मान लो कि कोई एक केमिकल आया और उसके साथ में जो बैग था 25 kg का, उसके साथ में वो शीट जो है ना रास्ते में गायब हो गई, वो कहीं खो गई, तो वो मतलब उसके बैग से उसके अंदर केमिकल नेम मेंशन होगा, लेकिन हमें आपने कैसे ढूंढा है, जैसे मीथेन का आपने ढूंढा, तो मतलब हमारे पास कहीं कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस है जहां से हम उठा सके कि भाई यार खो गया है, और वहां से हमने मतलब कोई वेबसाइट या कोई ऐसी कहीं इंफॉर्मेशन है जिससे हम कर सकें ये 16 डिजिट का मतलब कहीं से आया केमिकल हमारे पास किसी भी फैक्ट्री में? जी, तो उसके ना 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आपके पास राइट्स हैं कि आप जो केमिकल सप्लायर है और जो मैन्युफैक्चरर है उससे आप सॉफ्ट कॉपी में मंगवा सकते हो और वो आपको मना नहीं कर सकता है। ये आपके राइट्स हैं एज ए कस्टमर।
आप अपने सप्लायर और मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं। और आजकल ये जो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स हैं, इनकी वेबसाइट्स पे भी आपको मिल जाते हैं सेफ्टी डेटा शीट। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप सेफ्टी डेटा शीट निकाल सकते हैं। और जो रेगुलर केमिकल्स हैं, जैसे बहुत कॉमनली यूज होते हैं, तो आप गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन आइडियल तरीका है कि आप अपने अपने सप्लायर से और मैन्युफैक्चरर से ही लें, क्योंकि मैन्युफैक्चरर और सप्लायर चेंज होते ही वहां पे जो फर्स्ट सेक्शन में इंफॉर्मेशन होती है ना, इमरजेंसी नंबर और ये सब डिटेल, वो चेंज हो जाती है। तो आपको अपने सप्लायर और अपने मैन्युफैक्चरर से ही लेने चाहिए जहां से आप सप्लाई ले रहे हो। और ऐसा नहीं है कि गुम हो जाएगा तो वो मिलेगा नहीं, वो आप मेल करेंगे इमीडिएटली आपको भेज देंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। अरुण सर प्लीज कंक्लूड करिए, सदन को खत्म किया जाए। आधे घंटे से ज्यादा नहीं कल से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सब घर का काम रुक जाता है सर। प्लीज अरुण सर। अरे कोई नहीं, आप कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। और भी नहीं प्लीज बहुत सर, बहुत सीनियर धन्यवाद सर, मुनीश जी का, बहुत धन्यवाद। और खास तौर से इनकी जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो बहुत ही बढ़िया है, और बाद में क्वेरीज भी डाल देते हैं तो उससे जो है वो ज्ञानवर्धन हो जाता है। तो बहुत ही आभार है मुनीश जी का। और खास तौर से मैं आभारी हूँ अपने जो हमारे सीआर साहब हैं डॉक्टर मिश्रा, तो उनका भी बहुत आभारी है। बहुत ही मेहनत करते हैं और टाइमली जो है वो 9 बजे एग्जैक्ट जो है वो भेज देते हैं इन्फॉर्मेशन, चलो भाई ज्वाइन करो, और सब लोग ज्वाइन करते हैं। और बीच बीच में अच्छी इनपुट देते हैं अमित जी और ये विश्वास गोयल साहब, और सवाल पूछने वाले भी बड़ा अच्छा पूछते हैं और बीच में क्वेरीज का देते हैं। तो सबका बहुत आभार और धन्यवाद। ये चलता रहे, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कोई बात नहीं, चिंता ना करें। और बहुत अच्छा, बहुत तारीफ करी। और भाई मुझे किसी और को भी मौका दो, वो भी धन्यवाद प्रस्ताव कर देगा। मिश्रा जी रिकॉर्डिंग शेयर कर देना प्लीज। मिश्रा जी, हाँ प्लीज मैं शेयर कर दूं सर। सब थैंक यू सर आपका और सबका। कल फिर गोयल सर प्रेजेंट करेंगे सर, गोयल सर, और हम सभी लोग कल 9 बजे मिलते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं, आधा घंटा रिक्वेस्ट करते हैं। कल मिलते हैं सर, प्लीज। हाँ मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी सर कल बात हुई थी इसी से, तो वो ILO पे प्रोग्राम देना चाहते थे कल के लिए, मैंने उनसे बात किया था। तो अगर विश्वास जी अलाउ करे तो उनको मैं कंफर्म करूँ क्या? हाँ बिल्कुल सर, आप विश्वास सर तो अपने हैं, वो तो कभी भी दे देंगे। विश्वास सर से अपडेट कर लेगा। कंफर्म कर। हाँ विश्वास सर को मना लेंगे सर हम। विश्वास सर को मना लेंगे। गो अहेड सर, मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, डोंट वरी। नहीं सर, आपके अलॉट हो गया था, मैं इसलिए आपसे परमिशन जरूरी है। नहीं गो ऑन सर, वो तो हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल देवेंद्र जी को मैंने फोन किया था और बात में से बात निकल गई थी। हाँ यस सर, एक्चुअली में वो हमारे एक्स बॉस है कोका कोला में अभी एट प्रेजेंट। तो उनसे मेरी बात हुई थी, बोले कोई बात नहीं मैं कर लूंगा। वो बोले आपको जो भी चैप्टर चाहिए हो तो मेरे को बता दिया करो, मैं कभी भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा मेरे को ये बोला कि आप जब भी, फिर मैंने ILO के लिए बोला था उनको, तो वो एग्री हो गए कल के लिए। ठीक है सर, ठीक। तो उनको मैं बोल दूंगा फिर कल के लिए, कल 9 बजे। हाँ सर कल के लिए। और फिर बोलिएगा लिमिटेड टाइम सर, आधे घंटे मैक्सिमम, जो लिमिट खत्म होता है उतने टाइम में खत्म कर दें। ताकि वो उनको अपनी क्वेरी भी क्लियर हो जाए। हम लोग खींचने लगते हैं क्वेश्चन, उसके बाद उनको भी बुरा लगेगा। नहीं ठीक है, मैं फिर अपडेट कर दूंगा। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू टू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। रियली वंडरफुल सेशन मनीष सर। थैंक्स टू एवरीवन, थैंक यू फैकल्टी ऑल्सो। एवरीवन।